तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो हाजिर हैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट 9 लेकर आपका एसएससी जीडी एग्जाम 2025 का। तो चलिए हम लोग बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और हमसे जुड़कर पढ़ना चाहते हैं, एसएससी जीडी 2025 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल कंसेप्ट विद अर्जुन को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी देखिए आपका एसएससी जीडी का फाइनल रिजल्ट आया है। बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन उसमें हुआ है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि अगले साल 2025 में हम भी वर्दी लेकर निकले, तो आप अभी हमारे चैनल कंसेप्ट विद अर्जुन को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जमकर पढ़ाई शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए मैथ और हिंदी का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। ना केवल मैथ का बल्कि हिंदी का प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आपको वो टॉपिक भी बता रहे हैं जो आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, अपने वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन होने वाला है वो कुछ इस तरीके से है कि यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर उन संख्याओं के योग का 30% है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात बताइए। तो यहाँ पे समझते हैं कि मान लेते हैं बड़ी संख्या यक्स है और छोटी संख्या है वाई। अगर इनका अंतर निकाले तो ये हो जाएगा यक्स माइनस वाई। कह रहा है कि उन संख्याओं का अंतर उन संख्याओं के योग का 30%, यानी दो संख्याओं का अंतर उन संख्याओं के योग का, यानी अगर इनको जोड़ दिया जाए और इसका 30% निकाल दिया जाए तो ये अंतर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो खत्म कर देंगे। फिर कह रहा है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात बताइए। तो हम लोग तिर्यक गुणा करा देंगे इधर। तो ये हो जाएगा 10x माइनस 10y बराबर, ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 3y। अगर हम इधर 10x को रखेंगे इस तरफ और 3x को इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा -3x और ये हो जाएगा 3y प्लस 10y। तो कुल मिला जुलाकर कितना हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा 7x बराबर 10y। अगर हम x बटा y की बात करें तो ये हो जाएगा 10 बटा के 7। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 10 नहीं 13 हो जाएगा, क्योंकि 10 3 कितना हो गया यहाँ पर 13। तो ये हो जाएगा 13 बटा की 7। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है 13 बटा की 7 और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, लिखा है कि एक निश्चित धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 960 रुपया है। समान अवधि और समान ब्याज दर पर समान धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज जो कि वार्षिक रूप से संयोजित है कितना होगा। तो समझिए, पहले यहाँ पर सब कुछ समान है लेकिन मूलधन हमको नहीं दिया। तो सबसे पहले हम लोग मूलधन निकालेंगे। मूलधन बराबर फार्मूला क्या होता है, ब्याज गुणित 100 बटे में क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य नहीं मतलब बटे में समय। ठीक है, समय गुणित दर कर देते हैं। समय गुणित क्या हो जाएगा, दर। ये के नहीं मान लेते, टी है। तो देखिए मूलधन निकाल रहे हैं तो ब्याज हमारा है 960 रुपया गुणित 100 और आपका समय है आप कितना, 2 वर्ष, और जो ब्याज है वो है 6। तो अगर हम देखिए तो इसको काटेंगे तो हो जाएगा 6 एकम 6 और 6 छक्का 36, यानी 16 छक्का 96 और 2 से अगर इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 80। यानी जो मूलधन है हमारा वो आ गया आपका 8,000 रुपया। अब 8,000 पर चक्रवृद्धि आपको ब्याज निकालना है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। तो डायरेक्ट अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो कौन सा फार्मूला आपका लगता है, आप कहोगे पी, यहाँ पर हो जाएगा 1 + R/के 100 के पावर n और -1, यही फार्मूला लगता है। और इसी फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो पी हमें पता चल गया है 8,000 रुपया, तो रख देते हैं। और यहाँ पर हो जाएगा 1 + R की वैल्यू कितना है, तो कह रहा है वही आपका ब्याज दर है। ब्याज दर हमारा 6 था जो साधारण ब्याज में था, तो उसी को लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा इस तरीके से स्क्वायर -1। अगर इसको काट देंगे तो हो जाएगा 3 और इसको काटेंगे तो हो जाएगा 50। तो कुल मिला जुलाकर यहाँ हो जाएगा 8,000। और अगर हम देखें 50 से कम 50 और 3 कितना हो गया, 53। तो ये हो जाएगा 53 बटा 50 का स्क्वायर -1। तो 53 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे कि 3 त्रिक का हो जाएगा 9 और 5 तिहाई 15, 15 दूना 30 और 5 पचे 25, 25 और 3 28 में से कितना घटा दे, क्योंकि यहाँ पर गुणा भी होगा। तो 5 पचे मतलब 2500 बटे कितना हो जाएगा आपका 2500। अब जो आएगा वो आपका क्या आ गया, ब्याज। तो डबल जीरो यहाँ पर काट दीजिए। अब अगर घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 80 गुणे, अब यहाँ पे हो जाएगा 9 जीरो और यहाँ पर हो जाएगा 3 बटे कितना हो जाएगा 2 के।
तो अगर 2 से काट दे इसको तो ये हो गया 40 और 40 का गुणा करा देंगे तो 4 9 36 और 4 तिहाई 12। कुल मिला जुला कर कितना आ गया आपका? यहाँ पर आ गया कितना हो गया आपका 12,36 और जीरो आ गया, मतलब कि 12,360 आ गया। लेकिन अब ऑप्शन में देख रहे हैं तो ऑप्शन में तो मैच ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि कहीं गड़बड़ तो हुआ है। तो गड़बड़ कहाँ हुआ है हम इसको देख लेते हैं कि कहाँ गड़बड़ हुआ है। देखिए अभी ये जो 25 है ये पूरा 25 होना चाहिए था, लेकिन हम लोग लिख दिए थे केवल कितना, 5 लिख दिए थे। ठीक है, मतलब 2 लिख दिए थे, 5 हमको लिख देना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, जब 25 से भाग करवाएंगे तो कुल मिला जुला कर कितना आएगा, क्योंकि हमको यहाँ 25 से भाग करवाना होगा तो इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, इरेज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमको लिखना चाहिए था 25 और हम लिख क्या दे रहे हैं, केवल और केवल 2। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये आपका 80 रहेगा। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जब घटाए थे तो हमारे पास यहाँ पर क्या था, 80 था और बटे क्या था आपका 25। हम लोग इसको 5 से काटेंगे तो 16 आ जाएगा, क्योंकि 16 पच्चीस 80 होता है और इसको 5 से काटेंगे तो 5। अब देखिए 16 नवैया होता है कितना, 144। ठीक है, तो 144 यहाँ पे लिख देंगे और 16 तियाँ 48, 48 अब एक कितना हो जाएगा 49, और इसको 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 5 नवा 45, फिर पचवाठे 40, पचवाठे 40 और पचवाठे 40, यानी आ जाएगा 988.8 रुपया। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 988.8 रुपया और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो हमारा सवाल है वो लिखा है, किसी वस्तु पर 50% की छूट देने के बाद भी 50% का लाभ होता है, वस्तु पर कोई भी छूट न देने पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। समझिए कि एक वस्तु था 100 रुपया का, उसमें 50 रुपया डिस्काउंट दिया गया, मतलब बेचा गया उसको 50 रुपया में। ठीक है, और कह रहा है कि 50% का लाभ होता है, यानी ये रहा अंकित मूल्य और ये रहा आपका डिस्काउंट और ये रहा विक्रय मूल्य। तो आपको क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, क्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य बराबर फार्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य जो कि 50 से गुणे 100, और आपका कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है, तो आपको हो गया 50, तो 100 में 50 जोड़ दीजिए तो 150 हो जाएगा। यहाँ पे 5 तिहाई 15, कुल मिला जुला कर कितना हो गया, 100/3 रुपया उस वस्तु का क्रय मूल्य था, यानी खरीदा था 100/3 रुपया में, अंकित मूल्य किया 100 रुपया, आपका बेचा 50 रुपया में, और कितने का लाभ कमाया, 50% का। कह रहा है कि वस्तु पर कोई भी छूट न दी जाए, मतलब 100 रुपया का अगर वो अंकित मूल्य है तो 100 रुपया में ही बेचा जाए तो कितना लाभ होगा, तो ये बताइए। अब क्रय मूल्य आपको पता है, कितना पता है, क्रय मूल्य पता है 100/3 रुपया। अब आपको विक्रय मूल्य भी पता है, कितना पता है, 100 रुपया पता है, तो आप लाभ निकाल लीजिए। तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय माइनस क्रय, यानी 100 माइनस क्रय, क्रय कितना है 100/3, तो इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 200/3। ठीक है, तो कह रहा है कितना प्रतिशत लाभ हुआ, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लाभ जो कि हमारे पास है 200/3 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमारे पास कितना है 100/3 कर देंगे। तो यहाँ पर 3 से 3 खत्म हो जाएगा, 100 से 100 खत्म हो जाएगा, तो कितना आया लाभ, 200%। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है 200% और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो हमारा प्रैक्टिस मतलब कि क्वेश्चन है, लिखा है यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 48 सेंटीमीटर और 64 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। देखिए समचतुर्भुज क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। चार भुजाओं से घिरी हुई वह बंद आकृति जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, समचतुर्भुज कहलाता है। अच्छा, समचतुर्भुज वक्र आपका वर्ग का बिगड़ा हुआ रूप होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा वर्ग को वर्ग ही बोला जाए, कभी कभी वर्ग को भी समचतुर्भुज बोला जाता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो यहाँ पे समचतुर्भुज का विकर्ण दिया है, कितना दिया है, मान लेते हैं एक दिया है 48 और एक आपका दिया है कितना, 64। अब देखिए जब विकर्ण को आपस में मिलाया जाता है तो ये बराबर बराबर भागों में क्या करते हैं, बट जाते हैं। जैसे ये 48 24 इधर हो जाएगा, 24 इधर हो जाएगा, ऐसे ही 64 आपका 32 इधर हो जाएगा और 32 इधर हो जाएगा। तो माना जाता है कि जो समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं परस्पर 90 अंश के कोण पर समद्विभाजित होते हैं। मतलब अगर हम बात करें कि ए ओ डी कितना होगा तो आप कहोगे कि ए ओ डी 90 अंश का होगा। तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, यानी यहाँ पे कितने अंश का कोण बनने लगेगा, 90 अंश का, और 90 अंश के सामने की भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। इसका मतलब इसमें हमको कर्ण पता कर लें तो हमको
इसकी भुजा पता चल जाएगी, और जब भुजा पता चल जाएगी तो इसका परिमाप हम लोग निकाल लेंगे। तो कर्ण बराबर क्या फार्मूला होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर लंब देखा जाए तो कितना है? तो आप कहोगे 24 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 32 का स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें कॉमन क्या है, तो आप कहोगे कि कॉमन है दोनों में 8, तो 8 का स्क्वायर गुणे हम कर सकते हैं 3 का स्क्वायर, और प्लस इसमें 8 का स्क्वायर गुणे कर सकते हैं 4 का स्क्वायर। तो अगर हम 8 का स्क्वायर कर दें तो कुल मिला जुला कर कितना कर्ण आएगा? तो आप कहोगे इधर हो जाएगा 64, और 3 का स्क्वायर 9, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। 16 और 9 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 25। तो 8 का वर्गमूल मतलब 64 का वर्गमूल 8 और 25 का वर्गमूल 5। तो 8 5 कितना हो गया ये? 40 सेंटीमीटर। यानी इसका जो भुजा आया वो 40 सेंटीमीटर है। अब इसका परिमाप कितना होगा? तो समचतुर्भुज का परिमाप होता है 4 गुणित भुजा यानी 4a। तो 4 भुजा का मान है 40, तो 40 का 4 में गुणा करा देंगे तो आ जाएगा 160 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है 160, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा सवाल रहने वाला है वो कुछ इस तरीके का है कि 1 किलोग्राम गेहूं के मूल्य में 50% की वृद्धि हुई, और वृद्धि 25 रुपए की है, तो प्रति किलोग्राम गेहूं का नया मूल्य क्या है? तो मान लेते हैं गेहूं का जो पुराना मूल्य था वो यक्स रुपया था। इसमें अगर हम 50% का वृद्धि निकालें, यानी यक्स का 50% निकालें, तो 25 रुपया के बराबर होता है। तो आप जानते हो 25 दूना हो जाएगा 50, और 2 से इसको काटोगे तब 50 आ गया। यानी यक्स बराबर कुल मिला जुलाकर अगर इधर 1 माने तो ये हो गया 50 रुपया। यानी गेहूं जो था 50 रुपया प्रति किलोग्राम था, लेकिन अब 25 रुपया का वृद्धि हो गया। तो कुल जो नया मूल्य बनेगा वो कितना बनेगा? तो आप कहोगे 50 रुपया पहले से था, नया वृद्धि हो गया 25 रुपया। अब गेहूं का जो मूल्य है वो 75 रुपया प्रति किलोग्राम है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है 75 रुपया प्रति किलोग्राम, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फिर से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि यदि यम अनुपाते यन अनुपाते पी का मान है 3:7:5, और पी अनुपाते क्यू का मान है 1:2, तो यम अनुपाते क्यू का मान बताए। तो इस सबसे पहले हम लोग निकालेंगे यम अनुपाते यन अनुपाते पी अनुपाते क्यू। तो यहाँ पे इसका मान दिया है 3, फिर यहाँ पे दिया है 7, और यहाँ पे दिया है 5। फिर ये जो P अनुपाते Q है उसकी वैल्यू दिया है अलग से 1:2। तो ये जो P वाला है ये बराबर नहीं है, तो हम लोग इसमें 5 का गुणा करवा देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो अब अनुपात आएगा 3:7:5:5, और 5 दूना कितना हो जाएगा? 10। ये यम है, और ये यन है, और ये P है, और ये Q है। हमसे क्या पूछ रहा है? यम अनुपाते Q। यम का मान है 3, Q का मान है कितना? 10। तो अनुपात आ गया 3:10। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, लिखा है कि यदि यक्स अनुपाते वाई बराबर 11:5, तो यक्स माइनस वाई अनुपाते यक्स प्लस वाई का मान बताए। तो आप ऐसे समझिए कि यक्स की वैल्यू 11 है और वाई की वैल्यू है 5। तो हमको यक्स माइनस वाई बटा क्या करना है? यक्स प्लस वाई। इसका मतलब ये है कि एक बार 11 में से 5 को घटाना है, और एक बार 11 में 5 को जोड़ना है। तो ये हो जाएगा कितना? 6/16। काटेंगे तो कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे कि 3/8। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 3/8, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि एक कक्षा में 30 छात्रों की जो औसत आयु है वो 20 वर्ष है। यदि प्रत्येक छात्र की आयु में 5 वर्ष की वृद्धि की जाती है तो औसत आयु में कितनी वृद्धि होगी? तो देखिए जब सभी की आयु में किसी भी वर्ष का वृद्धि किया जाता है अथवा कमी किया जाता है तो औसत भी उतना ही बढ़ अथवा घट जाता है। तो औसत आयु है 20 और सभी में 5 की वृद्धि किया गया है, मतलब औसत भी 5 बढ़ जाएगा। ठीक है। तो नया औसत हो जाएगा 25। लेकिन हमसे ये नहीं पूछ रहा है कि नया औसत बताइए, हमें पूछ रहा है कि कितने की वृद्धि हुई, तो 5 की। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 5, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है लिखा है कि पी क्यू और आर का जो औसत है वो 40 है, यानी पी प्लस क्यू प्लस आर अगर हम निकालें तो आपका 40 गुणे क्या हो जाएगा? 3, क्योंकि आप जानते हो योग बराबर होता है औसत गुणित संख्या, मतलब ये हो गया 120। कह रहा है पी और क्यू का औसत 35 है। अगर पी और क्यू को जोड़कर
35 में 2 से गुणा कर दे, क्योंकि दो संख्या है तो ये हो जाएगा 70। और Q और R का औसत, यानी Q और R का औसत अगर देखें तो 45 दूना कितना कर देना चाहिए आपको, 90। तो कह रहा है Q का मान बताइए, किसका मान बताइए, Q का। तो आप कहोगे कि हमको सबसे पहले यहाँ पे P प्लस क्यू की जगह पर P प्लस क्यू का मान 70 रख देना चाहिए ताकि R की वैल्यू आ जाए। तो रख दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 70 प्लस R बराबर 120। तो R बराबर हो जाएगा 50, क्योंकि आप 120 में से 70 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 50। अब इस R की जो वैल्यू हो उसको इस वाले में रख दीजिए R की जगह। तो Q बराबर कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे Q प्लस R की जगह रख दीजिए 50 बराबर 90। तो Q बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे ये आ जाएगा 40, क्योंकि 90 में से 50 को घटाएंगे 40 आएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए, अगला जो हमारा सवाल है, कह रहा है कि एक घड़ी 6,000 रुपये में खरीदी जाती है और 5500 रुपये में बेची जाती है, तो हानि प्रतिशत कितना है। तो आप समझिए कि 6,000 में खरीदा गया और 5500 रुपये में बेचा गया, इसका मतलब उसको हानि तो हुई 500 रुपया की। और अगर इसका प्रतिशत निकाला जाए तो हानि गुणित 100 बटे में क्रय मूल्य और यहाँ पे प्रतिशत लगा देंगे, तो एक दो, दो जीरो, इधर से एक जीरो खत्म हो गया, तो कुल मिला जुला कर आया 50/6। अगर हम इसको काटें तो 6 × 8 = 48 हो जाएगा। 6 × 3 = 18 और 6 × 3 = 18, कुल मिला जुला कर 8.33 आया। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 258, 301 और 387 का मसा बताइए। यहाँ पे 258 को अगर हम काटें तो ये हो जाएगा 43 गुणित। अब आप समझते हैं कि यहाँ पर 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24, यानी 43 छक्का हो जाएगा आपका 258। अगर हम 301 को काटे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 43 गुणित। अब देखिए यहाँ पे कितना आपका पहाड़ा पढ़े 9 का कि 1 आ जाए, तो आप कहोगे कि 7 बार पढ़िए। कितनी बार, 7 बार। 7 3 21, 7 4 28, 2 30। ऐसे ही आप 387 का देखेंगे तो ये हो जाएगा 43 गुणे, अब कितना पहाड़ा पढ़े, तो हम कहेंगे कि 9 बार पढ़िए, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि हमको HCF निकालना है, तो HCF बराबर क्या होता है, जो तीनों में कॉमन रहता है। तीनों में कॉमन है 43 और वही आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 43 और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है, देखिए, अमर सचिन से 10% अधिक कार्यकुशल है। यदि सचिन अकेले इस काम को 44 दिनों में पूरा कर सकता है तो अमर अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो सबसे पहले सचिन का एक दिन का काम निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 1/44 भाग। अब आप जानते हो कि जो अमर है वो सचिन से 10% अधिक कार्यकुशल है, तो अमर एक दिन में कितना काम कर लेगा, तो ये कर लेगा 1/44 गुणे। अब 10% अधिक कार्यकुशल है तो 100 प्लस 10 बटा में हो जाएगा यहाँ पर 100 के। तो यहाँ पर आप देखोगे 1 बटा ये हो गया 44 गुणे, यहाँ पर हो जाएगा 110 बटा के 100। तो अगर एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 11 चौक 44 कर देंगे तो 4 दहा में कितना हो गया, 40, यानी 1/40 भाग, अगर इसको उलट देंगे तो दिन आ जाएगा। तो दिन बराबर कितना आ जाएगा, 40 दिन। यानी जो अमर है वो एक काम को 40 दिन में क्या करता है, कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है 40 और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, जो हमारा क्वेश्चन है, लिखा है कि यदि किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है 4500 रुपये और विक्रय मूल्य है 3900 रुपये, तो वस्तु पर कितना डिस्काउंट दिया गया। तो आप जानते हो कि 4500 से 3900 है तो 600 रुपया डिस्काउंट दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, लिखा है कि एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज 1782 रुपये है। उसी धनराशि पर समान ब्याज दर पर 10 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए इसमें दर, क्योंकि देखिए यहाँ पे कह रहा है ना समान ब्याज दर पर, और यहाँ पर भी क्या कहा था, निश्चित धनराशि 3 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज इतना है, तो समान ब्याज दर पर बताइए, यानी उसका जो ब्याज दर है वो सेम है। तो सबसे पहले दर निकालते हैं। दर बराबर क्या होता है, ब्याज जो कि पहले दिया है 1782 गुणित क्या हो जाएगा 100 बटा मूलधन हमें नहीं पता तो पी मान लेंगे, समय पता है 3। अब दूसरा अगर ब्याज निकालें उसी ब्याज को जो कि 10 वर्ष के लिए है, तो इसमें हमसे ब्याज पूछ रहा है, ठीक है, ब्याज हमसे पूछ रहा है, गुणित कर देंगे 100 बटे मूलधन हमें नहीं पता पी है, और जो आपका समय है वो है 10।
अब क्या करिए कि इन दोनों को आपस में बराबर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी क्या होगा, बराबर। तो यहाँ पे हो जाएगा 17 82 गुणित्ते 100 और बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पर p गुणित्ते 3 बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज जो कि हमसे पूछ रहा है गुणित्ते 100 बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पर p गुणित्ते 10। तो p से p खत्म हो गया और 100 से 100 खत्म हो गया। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो 3 से अगर हम इसको काटें तो कितना हो जाएगा, 3 पचे 15 3 नवा 27। देखिए 3 पचे 15 3 नवा 27 और 3 चौक 12। और अगर हम 10 का गुणा करवा देंगे तो ये हो जाएगा 59 रुपया। ये क्या आया आपका, तो आप कहोगे ये ब्याज आया। तो कौन सा ऑप्शन आपका मैच किया, ऑप्शन नंबर सी में दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा सवाल रहने वाला है, ये सवाल है 0.41 पर बार है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिखा है 0.41 पर इस तरीके से बार को भिन्न में बदलिए। तो देखिए ये बार वाला प्रश्न बड़ा ही इजी होता है। अगर एक अंक पर बार दिया है तो सबसे पहले पूरी संख्या लिख लीजिए। पूरी संख्या 41 है, 41 में से उस संख्या को घटाइए जिस पर बार नहीं लगा है। तो 4 पर बार नहीं लगा था, घटा दिए, बटा एक 9 लिख दीजिए और उसके बाद उतना आपका एक 9 लिखें तो आप एक जीरो क्या कर दीजिए, यहाँ पर बढ़ा दीजिए। अब यहाँ पर आप जानते हो कि 41 में से 4 को घटाएंगे तो बचेगा 37 और बटा का हो जाएगा 90। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है 37 बटा 90 और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, लिखा है कि 28,000 रुपये में एक रेफ्रिजरेटर बेचने पर अनुराग को 30% की हानि होती है। यदि वह 25% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे रेफ्रिजरेटर किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो सबसे पहले इसका क्रय मूल्य निकालते हैं। तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य जो कि है 28,000 रुपया गुणित 100 बटे में चूंकि हानि हो रही है तो 100 में से 30 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 70। तो 7 चौक 28 मतलब ये आपका कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य निकल कर आएगा 40,000 रुपया। 40,000 रुपया निकल कर आया। अब इस 40,000 रुपये मूल्य वाले रेफ्रिजरेटर को कितने में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। तो यहाँ पर हम विक्रय मूल्य बराबर क्या कर देंगे, क्रय मूल्य जो कि है 40,000 रुपया गुणित 100 में 25 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 125 बटा के 100। तो डबल जीरो खत्म हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि 4 का 125 में गुणा कराएंगे, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 दो 10 और 4 एक कम 4 एक 5 और यहाँ पर डबल जीरो लगा देंगे। यानी 40,000 रुपये का रेफ्रिजरेटर अगर आप 50,000 रुपये में बेचेंगे तब जाके आपको 25% का लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है 50,000 रुपये और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, लिखा है कि यदि एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 150 किलोमीटर की यात्रा करती है तो उसे यात्रा पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। दूरी दिया है 150, चाल दिया है 50, काट देंगे तो 3 घंटा आ जाएगा। ये कितना आ गया, 3 घंटा। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। 9 से विभाज्यता का नियम क्या है, पहले इसको समझते हैं। 9 से कोई भी संख्या तभी विभाज्य होगी जब उनके अंकों का योग 9 से कटेगा। यानी ये जो ऑप्शन दिख रहा है अगर इसमें से हम चेक करें तो 6 को 3 में जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 को 5 में जोड़ेंगे 14 आ जाएगा, 14 को 8 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22। 22 जो कि 9 से नहीं कटेगा इसलिए ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। यानी पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा था हमसे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है, तो ये वाला नहीं कट रहा है। अच्छा ये वाला कटेगा कि नहीं, तो 7 और 3 को जोड़िए 10 हो जाएगा, 10 और 8 कितना हो जाएगा आपका 18, 18 और 9 कितना हो जाएगा 27, 27 9 से कट जाएगा, इसका मतलब ये संख्या भी 9 से कटेगी। ऐसे इसको जोड़ लेते हैं, 8 और 7 15, 15 5 20 7 27 ये भी कटेगा, 8 1 9, 9 4 13, 13 5 18 ये भी कटेगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए को छोड़कर बाकी सभी जो है आपका 9 से कट जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, लिखा है कि डब्ल्यू और यक्स मिलकर एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यक्स और वाई मिलकर उसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि डब्ल्यू यक्स और वाई सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वही काम 30 दिनों में पूरा हो जाता है। डब्ल्यू और वाई को मिलकर उस काम को पूरा करने के लिए कितने दिन का समय लगेगा। तो सबसे पहले समझिए कि डब्ल्यू और यक्स दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो आप कहोगे 1/40 भाग। उसी तरीके से यक्स और वाई दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो आप कहोगे 1/60 भाग। उसके बाद
डब्लू और यक्स और वाई, ये तीनों मिलकर अगर एक दिन में काम पूरा करें तो कितना भाग काम कंप्लीट होगा? 1/30 भाग। अब आपको पूछ क्या रहा है कि अगर डब्लू और वाई दोनों मिलकर एक दिन काम करें या एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? ठीक है, तो सबसे पहले आप समझिए कि यहाँ पर हमको क्या लेना है। हमको लेना है डब्लू प्लस वाई, यानी हमको यक्स वाले को गायब करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग यहाँ से क्या कर दें, पहले डब्लू प्लस यक्स प्लस वाई में अगर हम डब्लू प्लस यक्स को रख दें तो हमारा क्या मान निकलेगा? वाई का। तो हम लोग यही करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/30 में से क्या घटा देंगे? 1/40 घटा देंगे। तो आप समझते हो कि इसका जो लसा होगा वो होगा 120। 120 तो 3 चौक 12 और 4 तिहाई 12, यानी अगर हम देखें कि वाई केवल काम कितने दिनों में करेगा तो 1 बटा ये हो जाएगा 120 भाग, यानी y का जो एक दिन का काम आएगा वो आएगा 1/120 भाग आएगा। ठीक है, अब हमको निकालना किसका है? w का। और w का निकल जाएगा तो दोनों को जोड़ देंगे। तो अगर हम w का निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे कि इन तीनों में से यानी w प्लस यक्स प्लस वाई में से आप यक्स प्लस वाई वाले को रख दीजिए, मतलब 1/30 में से आप एक बार 1/60 को घटा लीजिए। तो हम लोग अब निकाल रहे हैं w का। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 1 बटा यहाँ पर 30 में से 1/60 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका लसा 60, और 30 दूना 60, 60 एक कम 60, यानी ये हो जाएगा 1/60 भाग। अब जो डब्लू काम करता है एक दिन में वो 1/60 भाग करता है, और जो y करता है वो 1/120 भाग करता है। दोनों का लसा लेंगे तो 120 आ जाएगा। 60 दूना 120 और 20 एक कम 120, यानी ये हो जाएगा 3/120। काटेंगे तो कुल मिला जुला कर आएगा 1/40 भाग, और इसी को उलट देंगे तो हमारा दिन आ जाएगा। यानी W, यहाँ पर W प्लस अगर y को देखें तो ये एक काम को कितने दिन में करेंगे, तो ये उलट देंगे तो हो जाएगा 40 दिन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देख रहे हैं बी में दिया है 40 दिन, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अपने लास्ट वाले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। हमारा जो 20वां क्वेश्चन है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, वो कुछ इस तरीके से है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1408 है और उनका लघुत्तम समापवर्त 352 है। उनका महत्तम समापवर्त बताइए। तो देखिए फार्मूला क्या होता है कि लस गुणे मस बराबर प्रथम संख्या गुणित द्वितीय संख्या। अब देखिए प्रथम संख्या गुणित द्वितीय संख्या मतलब संख्या का गुणनफल दिया है, कितना दिया है? 1408, और लस कितना दिया है आपका? 352। मस यानी HCF हमसे पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, HCF बराबर फार्मूला लगा देंगे यहाँ पर, संख्या का गुणनफल बटे लस। ठीक है, अब अगर इसको काटेंगे तो आप समझिए कि 4 बार पहाड़ा पढ़िए। 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 4 तिहाई 12 और 2 14, यानी ये हो जाएगा 4। जो उसका HCF आया वो आया गया आपका 4। तो ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं 4 दिया है, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो 20 प्रश्न हम करवाए हैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना जरूर, मतलब कि एकदम मत भूलिएगा। शेयर अपने दोस्तों तक इसे जरूर कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो यूट्यूब और लोगों तक ये वीडियो रिकमेंड करता है, और लोग देखते हैं तो उनकी भी हेल्प होती है और हमारी भी होती है। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में हिंदी के प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।